सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे ज्योग्राफी वाले सेक्शन से, चैप्टर नंबर 1, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द डिफरेंट बेसिस। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक इसका नेक्स्ट टॉपिक है, एंड जिस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, या फिर आप ये भी इसको मान सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज किन किन लेवल पे आज, ठीक है, आप ऐसे समझो इसको कि हमने हर एक तरीके से, चाहे टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे हो, चाहे कल्चरल बिहाफ पे हो, हमने क्या किया, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को देखते हुए रिसोर्सेज को डेवलप कर लिया। और इतना ज़्यादा हमने उसको डेवलप कर लिया कि कंडीशन अब थोड़ी सी नेगेटिव होना शुरू हो गई। क्या क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर कुछ इंट्रो है, देखिए कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही साथ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और हमारी लाइफ के अंदर जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए भी रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं। एंड दिस वॉज द रीज़न कि वी हैव यूज्ड अ लॉट, हमने बहुत इसको यूज़ करा और जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट अब पड़ना शुरू हो गया। जो ह्यूमन बींग्स हैं हैव यूज्ड रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटरली एंड दिस हैज़ लेड टू मेजर प्रॉब्लम्स। हमने बिना सोचे समझे, एक तरीके से हमने बिना इसके ऊपर गौर किए रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल थे इतना उसको यूज़ कर लिया कि अब हमारे सामने कई सारी मेजर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। हमारे सामने मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं जिस तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। जो भी रिसोर्सेज हमने देखे, जो भी रिसोर्सेज हमने यूज़ किए, दे हैव गिवन द रिजल्ट के अब हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं। किस टाइप की प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं? मेजर 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। कि जो हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल थे उन रिसोर्सेज को हमने आज इस तरह से यूज़ कर लिया है, या इस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं कि वो हमारी अब नीड ना बन करके हमारी ग्रीड बन चुका है। गांधी जी ने कहा कि देश के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी की नीड को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट किसी की ग्रीड को पूरा करने के लिए नहीं। कई बार स्टेटमेंट दे दिया जाता है, तो याद रखना गांधी जी ने कहा था। तो यहां पर पहली हमारे सामने प्रॉब्लम है कि अब ये जो रिसोर्सेज हैं ये बेसिकली कुछ लोगों की ग्रीड बन चुके हैं, ये इनकी ग्रीड को सेटिस्फाई करने वाला एलिमेंट बन चुके हैं, जबकि रिसोर्सेज हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों या और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या और कोई पर्सनैलिटीज़ हों, वो सब अब रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल है देश में उनको अपनी ग्रीड पूरा करने के फॉर्म में उसको देख रहे हैं। जानते होंगे आप कि कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी चीज़ हो जो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हो, नेचर में एग्जिस्ट करती हो, पेड़ों का एग्जाम्पल ले लो, हर तरफ पेड़ों की कटाई हो रही है। क्यों हो रही है और उसका नुकसान क्या? आप जानते ही हो क्यों हो रही है। हमारी नीड्स बढ़ गई हैं, चाहे वुडन मेड जो भी गुड्स होते हैं, वुडन मेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी हमारी डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि कौन सा पेड़ काटा जाए, उनको सिर्फ उस डिमांड को पूरा करना है और पैसे अर्न कर रहे हैं। तो एक तरीके से ग्रीड ही तो है। तो इसने कहा कि ग्रीड को फुलफिल करने के चक्कर में हम रिसोर्सेज को डिप्लीटेशन की ओर लेके जा रहे हैं, उनको कम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको बर्बाद कर रहे हैं। जो सेकेंड मेजर प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर वो है कि यहाँ पर ये जो एक्यूमुलेशन का काम है रिसोर्सेज का, वो कुछ ही लोगों के हाथ में है। मतलब ये जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो कुछ ही लोग इसको एक्सेस कर पाते हैं, कुछ ही लोगों के पास में, और जिनके पास में है और जिनके पास में नहीं है, यहाँ पर इस तरह की 2 कैटेगरी क्रिएट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पर ये बताया गया कि सोसाइटी को 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला सेगमेंट तो वो होगा जिनके पास में रिसोर्सेज होंगे, और दूसरा सेगमेंट वो होगा जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं होंगे। मान के चलें खाना, फूड क्या है, फूड एक तरीके से आपकी नीड्स को पूरा कर रहा है तो रिसोर्स ही माना जाएगा वो। ठीक है, तो फूड हर एक व्यक्ति के लिए अवेलेबल नहीं है, किसी के पास तो है और किसी के पास में नहीं है। तो यार 2 कैटेगरी बन गई। कुछ ही लोगों के पास में रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ये बात आप ऐसे मानो, ऐसे समझो कि जो रिसोर्सेज हैं कुछ के पास में तो हैं, कुछ के पास में नहीं है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जो एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव का मतलब काफ़ी महंगे हैं, अफोर्डेबल नहीं है लोगों के लिए। तो ऐसे में कैटेगराइजेशन हो जाता है, कुछ तो जिनको कुछ तो अफोर्ड करते हैं, कुछ अफोर्ड नहीं करते। सोचिए किसी के पास में आप किसी एक ऐसे प्लेस पे जा रहे हो जहाँ पे एक बहुत बड़ा बंगला है और रहने वाले बहुत ही कम लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास में रहने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं लेकिन उनके पास रहने के लिए बंगला नहीं है।
तो जो हाउस है वो हाउस क्या है, एक तरीके का रिसोर्स हो गया उनके लिए, जो उनकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है। तो किसी के पास तो है और किसी के पास में नहीं है, ऐसे में सोसाइटी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जो किसी के पास तो है इतना ज्यादा कि वो पूरा भी कंज्यूम करें, पूरा भी यूज करें तो भी खत्म ना हो, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास में थोड़ा भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के हाथ में है जो उसको मिसयूज कर रहे हैं। आ जाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जितने भी मैंने आपको बताया कि इनडिस्क्रिमिनेटरी फॉर्म में जब आप रिसोर्सेज को यूज करते हो तो एक तरीके से आप एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हो इन रिसोर्सेज को, जिसके कारण से जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। उसका रिजल्ट ये रहता है कि हर तरफ ग्लोबल वार्मिंग होती है, ओजोन लेयर में डिप्लीटेशन होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ जाता है, और लैंड डिग्रेडेशन भी हमारे सामने आता है। या फिर आप मान के चले इन सब चीज़ों के कारण से अर्थ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। अभी क्या क्या होते हैं वैसे तो आप सभी जानते हो, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। पहले इसको समझो कि रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करना, मिसयूज करना ज़्यादा ठीक रहेगा वर्ड यूज करना, कि हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं, जिसके कारण से इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। ये तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी डेफिनेशंस की बात करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। इंडस्ट्रीज का डेवलप होना, नई नई इंडस्ट्रीज का बड़े पैमाने पर देश के अंदर या किसी पर्टिकुलर रीजन में सेटअप होना इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का नुकसान क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन से पॉल्यूशन क्रिएट होगा, नो डाउट। जो स्मोक होगा वो निकलेगा और कहाँ घुलेगा? वो एनवायरनमेंट में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमेशा पॉजिटिविटी नहीं देती, इससे नेगेटिविटी भी होती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पॉल्यूशन बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर का लगातार, अर्थ के टेम्परेचर का बढ़ते जाना, और जिसके कारण से कहीं ना कहीं सिचुएशन नेगेटिव हो जाती है। कैसे? देखो, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमन कॉज भी हो सकते हैं और नेचुरल कॉज भी हो सकते हैं। ह्यूमन को कॉज तो ये रहेगा कि आपने कई सारी ऐसी, आप कई बार क्या होता है, हम न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनको टेस्ट करते हैं। एक बात आपने साइंस में पढ़ी होगी ना कि अगर कोई एक बार हीट जनरेट हुई है तो वो जो हीट होती है वो एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब हो जाती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती, उससे बनने वाली एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। तो ह्यूमन जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण से डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि हमारा टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जाता है। और एक और कॉज जो नेचुरल है वो ये है, जैसे सूरज की रोशनी बहुत तेज़ी से अर्थ तक पहुंच रही है, उसके बीच में जितने भी हमारे साथ में जो प्रोटेक्शन का काम करते थे, जैसे ओजोन लेयर, उसमें छेद हो गया है तो डायरेक्ट सनलाइट अर्थ पे पहुंचती है, टेम्परेचर अर्थ का ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, लगातार अच्छी बरसात ना होना, कई ऐसे कॉजेज हो सकते हैं जिसके कारण से नेचुरली अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग, पूरी अर्थ के अंदर टेम्परेचर का बढ़ना, और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? जो पोल्स पर जमी हुई बर्फ है वो बर्फ पिघलने शुरू हो जाती है, और पिघलने के कारण जो पानी होता है वो सी में आकर के, ओशंस में आकर के स्टोर हो जाता है, जिससे कि ओशन का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर दोनों पोल्स पे जो बर्फ है वो मेल्ट हो जाए और उससे जो उसका जो पानी है वो ओशंस में पहुंच जाए, तो जितने भी हमारे पास में लैंड हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पानी में सबमर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग है। देखिए आगे, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन। देखिए, ये अर्थ है और ये एक लेयर है। अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि सन से आने वाली जो यूवी रेज हैं या जो भी रोशनी है वो एक तरीके से हमारा प्रोटेक्शन का काम करती है। ओजोन लेयर, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ओजोन लेयर के अंदर क्या हो गया है? पॉल्यूशन के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? एक तरीके का गैस था जो एसी में, रेफ्रिजरेटर में पहले यूज किया जाता था, हालांकि अब यूज नहीं होता। जो पुराने टाइप के एसी एंड रेफ्रिजरेटर है वो ठंडक देने के लिए इस गैस का यूज करते थे, और ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है ओजोन लेयर के लिए। ये जो गैस थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सो ये जो गैस थी एनवायरनमेंट में मिलती थी, एंड इस लेयर के अंदर इसने क्या कर दिया? होल कर दिया। और ये होल इतना बड़ा होता गया क्योंकि पॉल्यूशन कॉन्टिन्यूस था, तो होल इतना बड़ा हो गया कि डायरेक्ट सनलाइट जो है वो अर्थ पर प्रीच कर रही होती है। सो ये कंडीशन समझें आप कि ओजोन लेयर डिप्लीटेशन क्या होगा कि एक जो ओजोन लेयर है उसका जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो लगातार कम होती जाए, थिन होती जाए। किसके कारण से? ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। ठीक है, पॉल्यूशन के कारण कह सकते हो आप। तो इसके कारण से ओजोन लेयर के अंदर लगातार क्या हो रहा है? उसकी जो थिकनेस है वो कैसी हो रही है? वो कम होती जा रही है, थिन होती जा रही है। तो ये वो छोटा छोटा एक डेफिनेशन का फॉर्म था जिससे मैंने कोशिश की कि आपको मैं समझा सकूं कि व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशंस वी आर एक्चुअली नाउ एट इज फेसिंग। नाउ एक और चीज इसमें है
कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ऑब्वियसली कोई भी बॉडी, चाहे वो वाटर बॉडीज में हो, चाहे एयर में हो, चाहे लैंड पर हो, अगर वो अनवांटेड फॉर्म में कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाती हैं, पॉल्यूशन को क्रिएट करती हैं। अब देखो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप की जाती है, फॉग निकलता है, स्मोक निकलता है, और ये जो स्मोक है ये पॉइजनस एलिमेंट्स हैं, एनवायरनमेंट में जाके घुल जाते हैं और एक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, पॉल्यूशन हर तरफ क्रिएट कर देते हैं। इसको कहा जाता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। लैंड डिग्रेडेशन में जब अर्थ की या ज़मीन की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाए, आप ये कहते हो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वो ख़त्म हो जाए, या फिर जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे पानी की कमी के कारण ये देखिए ज़मीन कैसे फटी हुई है, तो इसको क्या कहा जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन। तो ये सारे वो कॉजेज़ थे, ये सारे वो छोटी छोटी डेफिनेशन के थ्रू प्रॉब्लम्स थी जो हमने देखा है कि रिसोर्सेज का मिसयूज़ करने के कारण ऑकर हुई है या उसके कारण से ये हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर किसी के पास में रिसोर्सेज नहीं है, बट अगर वास्तव में हमें ह्यूमन लाइफ को एक सही वे पे लेके जाना है तो ज़रूरी है इन सभी प्रॉब्लम्स को हम फेस करें और सही तरीके से, सही पॉजिटिविटी के साथ। सो व्हाट आर द असेंशियल पॉइंट्स? तो असेंशियल पॉइंट्स यहाँ पर हैं कि हम सस्टेनेबल यूज़ करें, किस चीज़ का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम ध्यान दें, वर्ल्ड के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके दें जहाँ पे सभी लोग अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली जी सकें। तो उसके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई। वर्ल्ड में हर जगह पर इस प्रॉब्लम को समझा जा रहा था और उसके इन सब चीज़ों को रोकने के लिए दे हैव इवन टेकन सम स्टेप्स टू, तो उन्होंने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं। अगर आप सोचो इस तरह की चीज़ों को नहीं रोकोगे आप, अगर एनवायरनमेंट को हार्म होने से हम नहीं रोकते हैं तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो अगर आपने एनवायरनमेंट को, रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करना शुरू नहीं किया तो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, इस प्लैनेट का जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं डेंजर में आ जाएगा। हमारा जो फ्यूचर है, हमारी जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं डेंजरस फॉर्म में और डेंजरस पोजीशन में आके खड़ी हो जाएगी इफ़ वी नेवर बी सीरियस अबाउट द नेचर और एनवायरनमेंट। साथ ही साथ रिसोर्सेज के लिए हमें प्लानिंग करना ज़रूरी है। हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं देश में या फिर पूरे अर्थ पे, उनको सिस्टमैटिक फॉर्म में यूज़ करना ज़रूरी है। इट हैज़ बिकम एन एसेंशियल फॉर्म, एसेंशियल नीड, एसेंशियल इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि किस तरह से हम रिसोर्सेज को प्लान करके यूज़ करें सो दैट हमारा एग्जिस्टेंस और अर्थ का, हमारे गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस, हमारे नेचर का एग्जिस्टेंस बना रहे, वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस बना रहे। देखिए आगे क्या है और कि कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए बेटा जी, कुछ स्टेप्स लिए गए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जिससे कि वो एनवायरनमेंट को बचा सकें। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जो आगे चल कर के बहुत कारगर साबित हुए। वो क्या क्या स्टेप्स थे, चलिए वन बाय वन बात करते हैं। रोम के अंदर एक क्लब बना, द क्लब ऑफ रोम, जिसने सबसे पहली बार एडवोकेट किया कि हमें जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना ज़रूरी है और एक सिस्टमैटिक यूज़ किया जाए, सिस्टमैटिक फॉर्म में यूज़ किया जाए रिसोर्सेज को। ये बात इन्होंने कही 1968 में। 1 मार्क क्वेश्चन बन सकते हैं, सो दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट इट। ऐसे ही हुआ 1974 में, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक रहेगा। 1974 में E.F. शुमाकर ने प्रेजेंट किया अपना व्यू ऑन द बेसिस ऑफ गांधीन फिलॉसफी। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और स्मॉल इज ब्यूटीफुल में उन्होंने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ किया जाए इस बारे में गांधीन फिलॉसफी से रिलेट करते हुए कई सारे थॉट दिए। इनका नाम था E.F. शुमाकर, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। आगे बात करते हैं, ऐसे ही हुआ ब्रंटलैंड में भी। ब्रंटलैंड कमीशन बनाई गई, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की 1987 में, जिसके अंदर इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कि किस तरह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर फोकस करना चाहिए। साथ ही इस कमीशन के थ्रू एक बुक भी पब्लिश हुई जिसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर। ये सारे वो 1 मार्क क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है उसका डिस्क्रिप्शन, कि इन द ईयर 1992 एक अर्थ समिट हुआ राव द जेनेरियो में, ब्राज़ील के अंदर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया अबाउट सच इवेंट्स जो भी अर्थ के अंदर हो रहे हैं, या क्या चीज़ें ऐसी हो जिससे कि हम इन सब सिचुएशंस को एक तरीके से डील कर पाएँ बहुत ही अच्छे से। तो चलिए इस टॉपिक को और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर।
ये हमारा नया टॉपिक है। लेट्स सी क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर डेवलपमेंट को इस तरह से देखा जाता है या डेवलपमेंट को इस तरह से किया जाता है जिससे कि आप एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें, साथ ही रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें जिससे कि फ्यूचर जनरेशन भी अपनी इन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए कैपेबल हो। इमेजिन कीजिए क्या कहना चाह रहे हैं यहां पे, जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल को आप इस तरह से यूज करो जिससे कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसे यूज कर पाए, वो देख पाए एक्चुअली कि ऐसा कुछ होता था। तो डेवलपमेंट आप करो, बट डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, इस तरह का हो जिससे कि फ्यूचर जनरेशन भी जो एलिमेंट हमारे अर्थ पे हैं उसको यूज कर पाए। अब सोचो क्या ये डेवलपमेंट होगा कि आपने एक बड़ी सारी बिल्डिंग बनानी है, कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपको बनानी है, और इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बनाने के चक्कर में आपने जो भी पेड़ पौधे थे उनको काट दिया। क्या ये डेवलपमेंट कहलाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपने ग्रीनरी को बर्बाद कर दिया, ग्रीनरी को आपने हटा करके खत्म करके अगर कोई बिल्डिंग बनाई है तो ये डेवलपमेंट नहीं कहलाया जाएगा। बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए अगर आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हो तो ही वो डेवलपमेंट एक्सेप्टेबल है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही कहलाएगा। साथ ही जो भी अवेलेबल थिंग्स हैं नेचर में उसको आप क्या करो, इस सिस्टमैटिक फॉर्म में यूज करो जिससे कि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर पाए फ्यूचर में, भविष्य में। ठीक है, मैंने पेट्रोल का एग्जांपल दिया और यहां पर ये एग्जांपल दे दिया, होपफुली समझ में आ गया होगा। मैंने अभी जैसे आपको बताया इन द ईयर 1992 जून का मंथ था, राओ द जेनेरियो में एक अर्थ समिट हुआ। अर्थ समिट ये पहला ऐसा मौका था जब वर्ल्ड के अप्रॉक्सीमेटली 100 कंट्रीज एक साथ आते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी क्रूशियल प्रॉब्लम्स जो ग्लोबली फैली हुई हैं उन सबको कैसे कंट्रोल किया जाए, जो अर्थ के साथ में प्रॉब्लम हो रही है, एनवायरनमेंट के साथ में जो इश्यूज हो रहे हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। इन सब ऑब्जेक्ट्स को अपने साथ में रखते हुए इन्होंने एक सबमिट करी। यहाँ पर देखिए लगभग 100 से ज़्यादा स्टेट्स ने राओ द जेनेरियो अर्थ समिट में पार्टिसिपेट किया, और ये पहली बार ऐसा कोई मौका था जब इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, होपफुली चीज समझ में आ गई होगी। देखिए आगे क्या है, जब अर्थ समिट के अंदर हमने क्या क्या देखा, यहां पर हर एक एलिमेंट के बारे में बात की जाने लगी। यहां पे सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इन एस्पेक्ट्स को देखा गया। अर्थ समिट में ये चीज डिस्कस की गई कि कैसे हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम बेहतर कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे इस तरह से जो कंजर्वेशन है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई थी। साथ ही साथ यहाँ डिस्कस किया गया था कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके पीछे के कॉज क्या है एंड हाउ वी कैन कंट्रोल इट। साथ ही साथ ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ हैं, चाहे कोई रेड बुक्स में आ रहा हो कोई स्पीशीज़ या कोई बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर हो या किसी को प्रिजर्व हमें करना हो, तो कैसे इन सब चीज़ों को हम देख पाएंगे, उन सब के ऊपर वहाँ पे डिस्कशन हुआ। ये बात आप मान के चलें कि नेचर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी कंसर्न्स थे, उन सबको डिस्कस किया गया उस अर्थ समिट में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस अर्थ समिट से एक चीज़ जो सामने आई हमारे, वो ये था कि अगर आपको किसी भी तरीके से इन सब प्रॉब्लम्स से दूर होना है तो यू नीड टू फोकस अबाउट द फॉरेस्ट। आपको फॉरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, चाहे इनके डेवलपमेंट की बात हो चाहे इनकी कंजर्वेशन की बात हो। साथ ही साथ ये चीज़ वहाँ अश्योर्ड की गई कि अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि बिना नेचर को नुकसान किए हम डेवलपमेंट गेन करें, तो आपको फॉरेस्ट को बचाना होगा। फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये बात आप जानते हो, बचपन से ऐसे लिखते हुए आए हो इन सभी पर। तो फॉरेस्ट बहुत असेंशियल है अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिमाग में रखते हैं तो राओ द जेनेरियो अर्थ समिट के अंदर इस बात को एंडोर्स किया गया कि जो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाएगा और एजेंडा 21 निकाला जाएगा। एजेंडा मतलब टारगेट्स, 21 यहाँ पर 21st सेंचुरी से हैं। ठीक है, 21st सेंचुरी से है कि यहाँ पर हमारे कुछ एजेंडाज होंगे 21st सेंचुरी को लेकर के कि हम किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं 21st सेंचुरी में। ये चीज़ राओ द जेनेरियो अर्थ समिट में देखी गई। ठीक है, 3 जून से 14 जून के बीच में चली थी और जिसमें वर्ल्ड के अप्रॉक्सीमेटली 100 कंट्रीज ने एक साथ पार्टिसिपेट किया था। इस एजेंडा 21 का बेसिक इंटेंशन क्या था, बेसिक मूल क्या था? ठीक
ठीक है। राओ द जेनेरियो ब्राजील के अंदर हुआ, एजेंडा 21 अर्थ समिट, द यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑफ एक्शन फ्रॉम राओ। देखिए भाई, it is the declaration signed by the world leaders in 1992 at the Rio de Janeiro, Brazil. Approximately 100 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटर्स थे उन सब ने मिलकर के एक पेपर पे साइन किया, जिस पेपर पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कुछ शर्तें थी, कुछ एक तरीके से दे हैव बिकम एग्रीड ऑन सम इशूज, सम सिचुएशंस। क्या क्या सिचुएशंस हैं? उन्होंने कहा कि हम सबका एम क्या होगा? हम सबका एम होगा कि हम ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करें। बिना जो भी डेवलपमेंट हम करेंगे उससे नेचर को कभी भी नुकसान नहीं होगा, एनवायरनमेंट को कभी भी नुकसान नहीं होगा, इस बात की हम अश्योरिटी देते हैं। ओके, सो इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ग्लोबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इस तरह का एम रखते हुए कुछ एजेंडा बनाया गया, जिस पे अप्रॉक्सिमेटली 100 कंट्रीज ने दे हैव बिकम एग्रीड ओवर दैट। यहां पर मिलकर के हम सभी किन चीज़ों के ऊपर वर्क करेंगे? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भी लोग थे, इस एजेंडा 21 में इस चीज़ को अश्योर किया गया था कि हम मिलकर के एनवायरनमेंट के सामने जो भी इश्यूज आ रहे हैं, एनवायरनमेंट को डैमेज करने वाले जितने भी इश्यूज हैं, उन सब से हम मिलकर के लड़ेंगे। विश्व के अंदर जो हर तरफ गरीबी फैली हुई है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, साथ ही साथ विश्व में जितने भी डिजीज हैं उन सब के खिलाफ हम लड़ेंगे मिलकर के। इस बात को भी अश्योर किया गया था एजेंडा 21 में। ठीक है, आप ध्यान रखें इस चीज़ को। आगे देखिए और क्या हुआ है। यहां पर बताया गया कि वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 वाज कि जितने भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं दे शुड ड्रॉन इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। बहुत अच्छी चीज कही गई। पहले पता है क्या होता था? सोचिए, हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे देश के अंदर अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्टेजेस पर जाकर के सिचुएशन बदल जाती है। तो जो हमने सेंट्रल लेवल पे कोई पॉलिसी बनाई है, डजेंट मैटर कि वो उतनी ही कैपेबल होगी और उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी लोकल लेवल पे भी। तो एजेंडा 21 में ये चीज़ डिसाइड की गई कि भैया हमारे एम्स तो हमने आपको बता दिए कि ग्लोबल लेवल पे हमें पीस मेंटेन करना है, नेचर को प्रोटेक्ट करना है, पॉवर्टी को हटाना है, लोगों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे सभी लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गेन कर पाएँ। तो इन्होंने ये भी एश्योर किया कि यहाँ पर हर एक लोकल गवर्नमेंट के पास में अपनी खुद की अथॉरिटीज़ होंगी, वो खुद के लिए एम करे कि क्या उनके एजेंडा हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये तो वर्ल्ड के बड़े लीडर्स ने मिलकर के एजेंडा 21 बना लिया अपने लिए। साथ ही साथ एक और चीज़ मेजर ऑब्जेक्टिव इन्होंने निकाला कि एजेंडा 21 हर लोकल गवर्नमेंट के लिए ये है कि वो खुद से अपने एजेंडाज बनाए, खुद से अपने टारगेट बनाए और उसको अचीव करे 21st सेंचुरी के अंदर। होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई इशू आपको नहीं होगा। सो इस तरह से बेसिकली हमने एजेंडा 21, राओ द जेनेरियो अर्थ समिट के बारे में देखा, जो कि पहली अर्थ समिट थी जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट अर्थ एंड अबाउट द कंडीशंस जो कि हमें रोकना पड़े, जो कि हमें रोकना चाहिए एंड अर्थ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम प्रोसीड कर सकते थे। हर नेशन अपने आप को डेवलप कर रहा था, हर नेशन अपने आप को आगे बढ़ाने की होड़ में था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हम भूल चुके थे कि नेचर को हम कहीं ना कहीं टीज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। सो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए राओ द जेनेरियो अर्थ समिट हुआ पहली बार 1992 में, और उसमें एजेंडा 21 निकाला गया, जिसमें गरीबी से एक साथ मिलकर के हम लड़ेंगे, डिजीज से हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे हम। इस तरह के कई सारे इंटेंशंस, कई सारे प्रोमिसेस एक दूसरे से किए गए। अप्रॉक्स 100 कंट्रीज ने मिलकर के ये एक पेपर साइन किया जिसमें दे हैव बिकम एग्रीड ओवर सच कंडीशंस। ओके, सो ये था एजेंडा 21 और ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बेसिकली इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है कि कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड में अलग अलग टाइम पर अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आगे आई और उन्होंने अपना अपना जो भी कंट्रीब्यूशन था वो दिया। हम इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक। तब तक आप इस चीज़ को रिवाइज करें, कोई इशू आए तो पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।